हेलो गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो मेरे पहले वाले पॉडकास्ट का ही एक सेकंड पार्ट आप बोल सकते हैं। ये आखिरी पॉडकास्ट है जो मैं इस टॉपिक पे बना रही हूँ। उसके बाद मैं कोई दूसरा टॉपिक सोचूंगी जिस पे मैं अपना पॉडकास्ट बनाऊँ। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि आजकल क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मैरिज एक आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन बनता जा रहा है। बहुत सारे कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से डिवोर्सेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी टूट रहे हैं और आज के टाइम में या आने वाले समय में मैरिज जो एक बहुत ही सेक्रेड इंस्टीट्यूशन हुआ करता था वो अपना सिग्निफिकेंस जो लूज़ कर रहा है। उसका क्या फ्यूचर है हमें पता नहीं है, बट हमने बहुत सारी कॉमन चीज़ों पे भी डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को नर्चर कर सकते हैं या बचा सकते हैं बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवाए। नाउ ये जो मेरा पॉडकास्ट है बेसिकली मैंने इसमें बहुत रिसर्च किया एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस व्हाई द डिवोर्स हैपन्स एंड व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द डिवोर्स ऑन द मेंटल हेल्थ। देखिए, हम माने या ना माने, बी इट फॉर अ गुड और बी इट फॉर अ बैड, जब डिवोर्स होता है ना तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर्स के माइंड में आता ही है, होता ही है। और ख़ास तौर से अगर कोई जो पार्टी सफरिंग पार्टी होती है ना, उसकी तो मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है डिवोर्स होने के बाद या डिवोर्स के प्रोसीजर में, बिकॉज़ अ सफरर इज़ ऑलवेज़ अ सफरर। अब हम बात करें कि डिवोर्स एक्चुअली ये मेंटल जो हेल्थ इश्यूज होते हैं या ये जो मेंटल वेलबींग पर असर होता है डिवोर्स का, वो कब से शुरू होता है। तो बेसिकली ये स्टेज 1 ऑफ डिवोर्स प्रोसीजर में ही शुरू हो जाता है। अब ये स्टेज 1 क्या है? बेसिकली डिवोर्स की ना इमोशनल स्टेजेस होती हैं। अगर हम बात करें इसे एक एक सिस्टमैटिक वे में, तो डिवोर्स की जो पहली इमोशनल स्टेज होती है वो होती है स्टेज 1, विच इज़ द कन्फ्रंटिंग ऑफ द रियलिटी। When you understand that your marriage is not going to work, but you are still confronting with the reality, you are still denying the fact that marriage, how come it is not going to work। आप ब्लेम गेम वाले फेज में होते हो और आप ये जान चुके होते हो कि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, और आप बेसिकली क्या करते हो कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हो। उस स्टेज पर हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा उथल पुथल हो रही होती है, हमारा जो ब्रेन होता है वो इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पा रहा होता है कि वो डिसीजन मेकिंग स्टेज पे आ ही नहीं पाता, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, देर इज़ लॉट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा, देर इज़ लॉट ऑफ इमोशनल एंग्जाइटी दैट इज़ गोइंग थ्रू अ पर्सनस माइंड। एक व्यक्ति के दिमाग में उस समय चल रही होती है, और ख़ास तौर से सफरिंग पार्टी, मैंने फिर से यही बात बोली कि वो सफरिंग पार्टी एक मर्द भी हो सकता है और वो सफरिंग पार्टी एक औरत भी हो सकती है। तो जो सफरिंग पार्टी होती है ना, जो ये समझ चुकी होती है कि एफ़र्ट्स लगाना अब बेकार है, वो ये रियलिटी को प्रोसेस करने में भी उन्हें टाइम लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है और हमें इसे एंड करना पड़ेगा। देन इसी से रिलेटेड दूसरी स्टेज आती है, और उस स्टेज में इमोशनल टर्मोइल और जो एंगर होता है ना वो और ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज़ सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन होना आसान नहीं होता। जितनी आसानी से आजकल लोग डिवोर्स फाइल करते हैं, डिवोर्स मिल भी जाता होगा, लेकिन हर रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं होती। देखिए, इंस्टेंट डिवोर्स करना, इंस्टेंटली पीछा छुड़ा लेना, वो चीज़ें अलग होती हैं। वायलेंस हो रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सिचुएशन बहुत वर्स होती है, उस केस में डिवोर्स ले लेना इज़ गुड। बट कई बार ऐसे रिलेशंस भी होते हैं जो ग्रेजुअली टूटते हैं, जहाँ पर शायद दोनों ही पार्टनर्स अपनी अपनी तरीके से एफ़र्ट्स लगाते हैं, अपने आप को इमोशनली फिज़िकली इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप में, बट उनको वो आउटकम मिल नहीं पाता। उस केस में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना दैट रिलेशन इज़ ऑलमोस्ट ओवर, ये एक
मेंटल चैलेंज है, राइट, दोनों पार्टीज़ के लिए। अब एंगर वहाँ पर आता है जहाँ पर आपको देयर इज़ डिसऑनेस्टी, है ना, जहाँ पर धोखा होता है, इनफिडिलिटी होती है, डिसऑनेस्टी होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एंगर होता है, ईगो होता है, वायलेंस होता है। वहाँ पर क्या होता है कि व्हेन यू नो दैट नाउ द रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, देन अगेन द सेकेंड स्टेज, ब्लेम गेम के बाद एंगर स्टेज आ जाता है कि आप अपना जो गुस्सा है ना वो एक दूसरे पर निकालते हो। और ये जो एंगर होता है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव बन सकता है, और ये जो एंगर होता है ये कहीं ना कहीं फिर हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ब्लेम गेम भी हो रहा है और उसके बाद एंगर भी हो रहा है। एंड जब रिलेशनशिप ख़त्म होना है तो फिर जाहिर सी बात है कि तलवारें तो निकल ही आती हैं, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बहुत अच्छे से किसी का डिवोर्स हुआ हो ये तो बहुत कम होता है, स्पेशली इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो। अब प्रॉपर्टी को लेकर के, बच्चों की कस्टडी को लेकर के, सपोर्ट को लेकर के, एलिमनी को लेकर के बहुत सारे नेगोशिएशंस जो हैं वो करने पड़ते हैं, क्योंकि एक रिश्ता अगर हम तोड़ते हैं, और ख़ास तौर से कोई लंबी शादी होती है जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम उस तरीके के रिश्ते को तोड़ते हैं ना तो बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं। अच्छे से हो जाते हैं, प्रोडक्टिवली हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर ये स्टेज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है एंड हमारी मेंटल वेलबींग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। देन एम्ब्रेसिंग द चेंज इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। जब हमारा दिमाग जो है ना वो इस चीज़ को लेकर के सेटल हो चुका होता है कि नाउ वी हैव टू सेपरेट, एवरीथिंग इज़ बीन डिसाइडेड, फिर एक नई ज़िंदगी में एंटर करना बहुत मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, बट स्टिल when you overcome with that challenge, then only you can move on in the life. So embracing stage is like very very important. It is the third stage of the emotional stage of divorce. So that is very very important, and जितना हो सके हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है that we have to cope up with the stress, we have to cope up with the challenge, and then we have to move ahead. जब हम फाइनली डिटैच्ड हो चुके होते हैं अपने रिलेशनशिप से भी, उस रिलेशनशिप के बैगेज से भी, डिवोर्स से भी, डिवोर्स इनिशिएट कर चुके होते हैं, जब हमें पता होता है कि नाउ टेकिंग द बैक स्टेप इज़ नॉट दैट ईजी, देन देर इज़ अ इमोशनल पेन एंड सैडनेस. येस, दैट्स अ फैक्ट. देखिए, मैं यहाँ पर उन रिश्तों की बात कर रही हूँ जिन रिश्तों में दोनों हस्बैंड वाइफ अपना टाइम, अपना इमोशन इन्वेस्ट करने के बाद किसी न किसी रीज़न से रिश्ते को तोड़ते हैं, राइट. तो वो जो एक इमोशनल पेन, सैडनेस, एक खालीपन आप फील करते हो, वो बहुत पेनफुल होता है, राइट. बिकॉज एक रिश्ते में आप बंधे हुए थे, उस रिश्ते में आप जिए हो, उस रिश्ते से आपको बहुत चीज़ें मिली भी होंगी, अच्छी बुरी, ऑफ कोर्स बुरी ही ज़्यादा मिली होंगी तभी आप रिलेशनशिप तोड़ रहे हो. बट स्टिल जब हम किसी भी रिलेशनशिप में रहते हैं ना, स्पेशली इस तरीके के सेक्रेड रिलेशनशिप में जब हम रहते हैं ना, तो ये रियलाइज़ करना कि नाउ योर मैरिज इज़ गोइंग टू बी फाइनली ओवर. योर टैग एज अ मैरिड वुमन और एज अ मैरिड मैन, इट विल नॉट बी देयर. एंड इफ़ यू हैव द चिल्ड्रन, अगर आपके पास बच्चे हैं, देन आपके बच्चे आपको सिर्फ आप उन बच्चों के माँ बाप बन के रह जाओगे, आप उनके सामने हस्बैंड वाइफ नहीं रहोगे. कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं ये डिप्रेशन कॉज करती हैं, ऑफ कोर्स कॉज करती हैं. इमोशनल पेन भी, डिप्रेशन भी, एंग्जाइटी भी, लॉस, ग्रीफ भी. तो ये भी एक मेंटल चैलेंज है, ये हमारी मेंटल वेलबींग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. अब इस स्टेज पर ही लोगों में आइसोलेशन आ जाता है, सोशल एंग्जाइटी आ जाती है, सब्सटेंस यूज़ टू ओवरकम विद द डिप्रेशन, जैसे कि अल्कोहल या फिर किसी तरीके के ड्रग्स या किसी तरीके से स्मोकिंग, इस तरीके की चीज़ों पर इंसान निर्भर होने लग जाता है. आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शेकन अप हो जाती है.
तो आप क्या करते हो, आप ना लोगों से, परिवार से, सोसाइटी से भागने के लिए अपने आप को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हो, जो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी मेंटल वेलबींग, हमारी मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आपको अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता, राइट। डिसीजन मेकिंग आपसे हो नहीं पाती, कंसंट्रेशन आपसे हो नहीं पाता, क्योंकि आप उस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हो, एंड दैट ट्रॉमा इज़ कॉल्ड द सेपरेशन ट्रॉमा। सो यस, ये चीज़ें भी होती हैं। नाउ इस स्टेज पर इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, एंड वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिवोर्स, कि जब हम इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के आ जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, एंड फिर हम मूव ऑन कर सकते हैं फॉर द बेटर लाइफ। ये और एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको कहीं ना कहीं सेव कर सकती है। एंड देन फाइनली, जब आप उस चीज़ को पॉजिटिवली अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट को अपने ऊपर हावी किए बिना, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ जो हमारी टूटी होती है, ऑफ कोर्स टूटेगी। देखिए, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे ही जब आप इस तरीके के प्रोसीजर से गुजरेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इमोशनल एंड इट इज़ वेरी वेरी डिवास्टेटिंग। तो आप ये सोचिए कि आप डिवोर्स फाइल करके खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। भले ही आप खुश होंगे, डिवोर्स भले ही आपके बेटरमेंट के लिए है, लेकिन उस स्टेज को क्रॉस करने में आपको मेंटल हेल्थ, मेंटल चैलेंजेस आएंगे, आपकी मेंटल वेलबींग इफेक्ट होगी, बिकॉज आप ग्रीव करते हो ना सिर्फ उस टाइम के लिए जो आपने उस रिलेशनशिप को दिया, उस इमोशन के लिए जो आपने उस रिलेशनशिप को दिया, बल्कि आप अपने आप को एक ठगा सा भी महसूस करते हो कि मेरी लाइफ में ही ये सारी चीज़ें होनी थी। अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो आप उनके फ्यूचर को लेकर के थोड़े से थोड़े क्या, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो। मन में डर होता है दैट हाउ आई एम गोइंग टू टेक नाउ, माई टैग इन द सोसाइटी विल बी चेंज्ड, माई इमेज इन द सोसाइटी विल बी चेंज, स्पेशली हम इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे क्या करूँगी, ये एक बहुत बड़ा मेंटल चैलेंज होता है। आपको पता होता है कि आपके बेटरमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपकी लाइफ बेटर होगी, बट कैसे बेटर होगी वो रास्ता आपको बनाने के लिए ना बहुत सारे कठिन मेंटल चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। और वो मेंटल चैलेंजेस, एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होती है, लॉस ऑफ होप भी होती है, ग्रीफ भी होता है, इमोशनल ट्रॉमा भी होता है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, डिप्रेशन से ओवरकम होने के लिए आइसोलेशन का रास्ता ले लेते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ पर चले जाते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स जैसी चीज़ों पर चले जाते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत ठगा हुआ सा, हारा हुआ सा महसूस करते हैं। और हमारा ब्रेन जो होता है उसको वैसे ही ट्रबल होता है, वैसे ही उसके ब्रेन जो होता है वो टर्बुलेंस में होता है, जिस तरीके से हम फिज़िकल टर्बुलेंस में होते हैं। हम अपनी सोशल एंग्जाइटी, अपने सोशल इमेज, हर चीज़ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के कहीं ना कहीं कंसर्न होते हैं। सो ये प्रोसीजर स्टेज 4 तक चलता ही रहता है, और फिर आती है फाइनल स्टेज, जब आपका डिवोर्स हो जाता है, जब आपको पता है कि नाउ अ बुक इज़ क्लोज्ड इन माई लाइफ। किसी ने एक बात कही है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किताब का अगला पन्ना पलटना है या ये किताब यहीं बंद कर देनी है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि किताब बंद कर देनी है, तो किताब बंद करने के पहले के जो थॉट प्रोसेस, जो पहले की जो पीड़ाएं होती हैं ना, चैलेंजेस होते हैं, वो मेंटल वेलबींग को इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमने डिस्कस किए। बट जब आपको पता होता है कि आज मुझे किताब बंद कर देनी है और आप किताब बंद कर देते हो ना, उसके बाद आपका शुरू होता है मेंटल हीलिंग प्रोसेस। और उस मेंटल हीलिंग प्रोसेस में आप एक्सेप्ट करते हो रियलिटी को, अ काइंड ऑफ अ रियलिटी चेक टू यू दैट येस, नाउ आई हैव क्लोज्ड द बुक, अब इस किताब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जो हम अपने ग्रीफ, अपने लॉस, अपने साथ हुए धोखे, अपने साथ हुए छलावा, जो चीज़ें आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल चैलेंजेस देती हैं, आप उनसे स्ट्रगल करना बंद कर देते हो और उनसे कहीं ना कहीं ओवरकम करना शुरू कर देते हो। दैट इज़ द लास्ट इमोशनल स्टेज ऑफ डिवोर्स, दैट इज़ एक्सेप्टिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। और ऐसा होता है। अब इस स्टेज पर आने के लिए और इस स्टेज पे वर्क करने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी चाहिए,
प्लीज़ अगर आपको लगता है कि डिवोर्स आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, आप अपनी फैमिली में या लोगों के बीच में रह कर के उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, देन गो फॉर द थेरेपीज़. Go for the therapies that are exclusively related to mental well-being after the divorce or during the divorce process. प्लीज़ आप जाइए, थेरेपिस्ट से मिलिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल केयर लीजिए और अपने दिमाग को, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए. जनरली मैं सोसाइटी में लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब डिवोर्स हो जाता है या होने की स्टेज पर है, तो प्लीज़ आपकी जो भी कंसर्न पार्टी है उसको सपोर्ट करिए. जितना हो सके, अगर आप लकी हैं कि आपको अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या सोशल ग्रुप्स या फिर डाइवोर्स सपोर्ट ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं हमारी सोसाइटी में, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, उनसे जुड़िए, उन लोगों के बीच में रहिए. जब आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उनकी स्टोरीज़ सुनेंगे, अपनी स्टोरीज़ को रिलेट करेंगे, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी. और ये स्ट्रेंथ जो है वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, जिससे कि आप खुद अपने मेंटल वेलबींग को अच्छा कर सकते हैं. एक बहुत अच्छा मौका होता है जब हम किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलना आसान नहीं होता है, बिकॉज शादी जो होती है वो एक बहुत मैंने पहले डिस्कस किया कि इंडिया में तो वो 7 जन्मों का खेल माना जाता है. तो ऐसी सिचुएशन से निकलना, उभरना आसान नहीं होता. देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट हमें मिलता रहे उन लोगों को जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग से गुज़रते हैं. अगर आपको फैमिली, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल जाता है, सोसाइटी का सपोर्ट मिल जाता है, देन इट्स वेल एंड गुड फॉर द रिकवरी. अदरवाइज़ डिवोर्स के बहुत सारे मैंने कहा ना, डिवोर्स सपोर्ट ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड वहाँ से आप एक बहुत अच्छे सोशल सर्कल में आ सकते हैं, और उस सोशल सर्कल के थ्रू आपका जो इमोशनल डिस्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकती हैं, और मेंटल वेलबींग के लिए वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है. बेसिकली एक नए चैप्टर या एक नई किताब हम जब लिखना शुरू करते हैं अपनी लाइफ की, तो फिर हमें अपनी नई हैबिट्स, न्यू लाइफ स्टाइल, हर चीज़ को करना पड़ता है. सो जो भी लोग डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स से गुज़र रहे हैं या जिनका डिवोर्स हो चुका है, सो अपने मेंटल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा रूटीन, एक नया रूटीन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है. आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट जो शायद कहीं ना कहीं खो गए थे, या शादी में रह कर के वो चीज़ें नहीं हो पाई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, उनको प्लीज़ जितना हो सके इनिशिएट करिए. किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को म्यूज़िक का, किसी को गार्डनिंग का, किसी को डिज़ाइनिंग का, किसी को ट्रैवलिंग का. इस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि जो फैमिली है या जो भी हमारे साथ आसपास के लोग हैं, वो जो भी डिवोर्स सर्वाइवर्स हैं, उनको ये चीज़ बोलें कि वो अपने इस हॉबी को या अपनी उस इंटरेस्ट को फिर से डेवलप करें. कहीं बाहर घूमने निकल जाइए अगर घूमने का शौक़ है तो. जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, शायद फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आएँ, शायद बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आएँ, शायद से ज़माने के ताने भी सुनने पड़ें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ब्रेकअप से गुज़रे हैं, डिवोर्स से गुज़रे हैं, सेपरेशन से गुज़रे हैं, एक छोटी सी ट्रिप कहीं अकेले या किसी के साथ आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिकवर करने में, कम बैक करने में ईजी होता है. देखिए, मेंटल वेलबींग के लिए रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है. रिलैक्स करने के लिए जो आपका रूटीन है उससे चेंज करके आप जब कुछ नई चीज़ करते हैं, या अपने आप को माइंड रिलैक्स करने के लिए जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मेंटल हेल्थ पर, हमारे हॉर्मोन्स पर बहुत पॉजिटिव असर डालती है. सो इससे हमारा डिप्रेशन, हमारा जो स्ट्रेस है, जो ग्रीफ है, जो लॉस है, वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया. नाउ यू हैव क्लोज द चैप्टर एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू बुक, राइट. सो ये करना बहुत ज़रूरी है. इससे इमोशनल और मेंटल रिकवरी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है. सो जितना हो सके सोशली कनेक्ट रहिए. सोसाइटी के लोग, फैमिली के लोग, प्लीज़ जो हो चुका उसे ख़त्म करके जितना हो सके, जो भी लोग इस दौर से गुज़र रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर इस चीज़ का बहुत बुरा मेंटल हेल्थ पर असर उनके पड़ा है,
तो जितना हो सके उन्हें सोशल सपोर्ट देने की कोशिश कीजिए, इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कीजिए। एंड येस, ऑफ कोर्स मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि सब्सटेंस अब्यूज़ में बिल्कुल मत जाइए। किसी भी तरीके की लत, नशे की ना लगने दें अपने आप को, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज़ इस समय का जो इमोशनल स्ट्रेस और ट्रॉमा होता है वो कभी कभी इतना ज़्यादा एलिवेट हो जाता है कि सुसाइडियल रिस्क के चांसेस भी डेवलप हो जाते हैं। और अगर आप बात करें मेल्स की, तो ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया गया है स्टडीज़ में कि जो लोग एक डिफ़िकल्ट मैरिज या फिर एक पेनफुल डिवोर्स प्रोसेस से गुज़रते हैं, जहाँ पर दोनों ने ही अपने एफ़र्ट्स दिए होते हैं शादी बचाने के लिए, पर किसी न किसी रीज़न से शादी नहीं बच पाती, उस केसेस में मेल्स में नियरली 10 टाइम्स हायर रिस्क होता है सुसाइडियल अटैक्स कमिट करने का, सुसाइडियल रिस्क का, इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। और फीमेल्स जो होती हैं उनको फिनेंशियल हार्डशिप बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ जाती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। क्योंकि देखिए, डिवोर्स लेना बहुत आसान है, लेकिन डिवोर्स के बाद जिस तरीके से हमारी लाइफ चलनी है, उस लाइफ स्टाइल में अपने आप को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए औरतों के लिए ये बेहद ज़रूरी हो चुका है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों, फिनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें, ताकि वो अपने खर्चे और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीक़ों से जी सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग डिवोर्स तब और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जब आपके साथ बच्चे हों, क्योंकि देखिए, डिवोर्स सिर्फ आपकी ही मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपके बच्चों की भी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। उनके अंदर एक सेपरेशन एंग्जाइटी आ जाएगी, एक डिप्रेशन, बिहेवियरल प्रॉब्लम, डेवलपमेंट प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़, कंसंट्रेशन वो नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनका बहुत कम होगा। जो डिसलॉयल्टी उन्होंने अपने पेरेंट्स के बीच में देखी है, शायद वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट बन सकता है उनकी पर्सनालिटी का। और आगे चल के जब वो उस फेज़ में आएंगे, जब उन्हें अपनी लाइफ में सेटल होना होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो फेज़ है वो उनको ट्रॉमा दे सकता है, उनके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कम कर सकता है। एडजस्टमेंट करने में, न्यू फैमिली स्ट्रक्चर में बहुत बहुत चैलेंजेस आते हैं। सो बेसिकली पेरेंटिंग वैसी नहीं रह जाती जैसे कि शादी के पहले होती है। और जो बच्चे एक प्रॉब्लमेटिक शादी देखते चले आते हैं, अपने माँ बाप का एक आर्ग्यूमेंट और वो सारी चीज़ें, वो तो वैसे भी कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। सो इस तरीके के चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सो ओवरऑल जो ये पूरी जर्नी होती है ना, वो आसान नहीं होती, बट येस, ऑफ कोर्स कांस्टेंट एफर्ट्स से हम अपनी लाइफ को वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं, अपने बच्चों की लाइफ को जितना हो सके उतना पॉजिटिव बना सकते हैं। उन्हें ये चीज़ बता सकते हैं कि जो सिचुएशन में हम पहले थे एज एन कपल या वो बच्चे थे, उससे बेटर सिचुएशन में वो हम रह सकते हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छी अलर्टनेस के साथ। सो फिज़िकल वेलबींग प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं। फिज़िकल एक्सरसाइजेस, घूमना फिरना, अच्छी स्लीप हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, ये सारी चीज़ें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, ये सब तो है ही। उसके साथ साथ मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ किसी ने एक पॉडकास्ट में मैंने सुनी थी कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द टफ फेजेस ऑफ योर लाइफ, जर्नलाइज इट, लिखना शुरू करिए। स्टार्ट में जर्नलाइजिंग योर एक्सपीरियंसेस। डिवोर्स के एक्सपीरियंस को जर्नलाइज कीजिए, देखिए कि आपने उससे क्या सीखा, उसमें क्या कमी थी, नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को खोजिए, न्यू डायरेक्शंस, न्यू गोल्स पे काम करिए। एंड जब आप ओवरकम हो जाते हैं उन चीज़ों से, तो डिवोर्स सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ करके आप भी वॉलंटियर बनिए और किसी और की लाइफ जर्नी जो इस फेज से गुजर रहा है, उसकी जर्नी को अच्छा करने की, पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिविटी देने की कोशिश कीजिए। तो ये एक बहुत जब आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे होते हैं ना लाइफ की, किसी भी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर, तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली, फिलोसफिकली कनेक्ट होते हैं ना खुद के साथ, लोगों के साथ, नेचर के साथ, उतना ही ज़्यादा आप सीखते हैं। सो मैं तो यही बोलूँगी कि आप जितना हो सके अपने एक्सपीरियंसेस को जर्नलाइज कीजिए और वॉलंटियर बनिए, आगे चल के लोगों के साथ उसको शेयर कीजिए, बांटिए, ताकि किसी और
कि इसके लाइफ को भी हम बेटर बना सकें। फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ा टर्मोइल होता है जब हम डिवोर्स से गुजर रहे होते हैं। सो प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग, फिनेंशियल चेंजेस जो भी हमारी लाइफ में अब हो रहे हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा और न्यू सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। बच्चे देखिए जहाँ पर हैं, आप अपनी पेरेंटिंग को कंसिस्टेंट रखिए, रूटीन्स को जितना हो सके आप कंसिस्टेंट रखिए, क्योंकि बच्चों के लिए हमें अच्छा करना ही होता है। अगर आप वो पेरेंटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने पर्सनल जो पास्ट में आपका रिलेशनशिप था उसके जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो अब नए चैप्टर में मत आने दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपके हैं तो उसे दूर कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, एटलीस्ट बच्चों के सामने। एंड बच्चों में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी हो जाएं या वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करने लग जाएं, आपके रिलेशनशिप टूटने की वजह अपने आप को मानने लग जाएं। सो यू नीड टू मेक देम कंफर्टेबल एंड यू नीड टू मेक देम रीअश्योर दैट दे आर नॉट द रीज़न फॉर दैट। बच्चों को सुनिए, बच्चे भी इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें करना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम्स में ना उलझ के बच्चों की फीलिंग्स को समझना, वैलिडेट करना, उनको सुनना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरत लगे तो फैमिली थेरेपी पर भी आप जा सकते हैं। बच्चों से नई लाइफ और नए लाइफ के चैलेंजेस और चेंजेस के बारे में डिस्कस कीजिए उनकी उम्र के हिसाब से। एंड उनको समझाने की कोशिश करिए जितना वो समझ सकें। आई थिंक इस तरीके से करने से लाइफ धीरे धीरे नॉर्मलाइज ज़रूर हो जाएगी। एंड बच्चों के साथ अगर आपने को पेरेंटिंग का डिसीजन लिया है, कस्टडी किसी एक पेरेंट को ना मिल करके या कस्टडी दोनों पेरेंट्स को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपना पार्ट शेयर करना है, देन इन दैट केस प्लीज़ अब्यूज़िव मत होइए, कॉन्फ्लिक्ट्स मत कीजिए और अब इस ज़िंदगी के इस नए पड़ाव में एक अच्छे माँ बाप होने का फ़र्ज़ निभाइए और बच्चों को कंफर्टेबल महसूस कराइए। प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर लीजिए। अगर आपका डिप्रेशन बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, लॉन्ग लास्टिंग है, जो आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी, माइंडसेट को इफ़ेक्ट कर रहा है, एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, देन यू शुड गो फॉर द रिलैक्सेशन थेरेपीज़, प्रोफेशनल थेरेपीज़। सुसाइडियल थाट्स, इम्पल्सिवनेस अगर ज़रा सी भी आपके दिमाग में आ रही है तो या तो फैमिली और सोशल कनेक्ट के साथ उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प। इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ पैनिक अटैक्स, अगर आपकी ईटिंग, स्लीपिंग हैबिट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, सब्सटेंस यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बच्चों का आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, एग्रेशन, एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको डिवोर्स रिकवरी में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। सो फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, कनेक्ट ग्रुप्स के साथ साथ, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज़ है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो अगर आपको प्रोफेशनल थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। आपको एक लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस देगी और शायद कल के दिन आप वॉलंटियर होकर के किसी और की लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर के आ सकें। बेसिकली देखा जाए तो जो फेजेस हमने डिस्कस किए थे डिवोर्स के, वो एक्यूट फेज़, देन द ट्रांजिशन फेज़, देन द रीबिल्डिंग एंड देन द रिन्यूअल फेज़, ये 4 फेजेस में देन अगेन रिकवरी जो है वो होती है। द एक्यूट फेज़ इज़ द इनिशियल फेज़ व्हेन द डिवोर्स इज़ डन एंड यू आर फेसिंग द चैलेंजेस एंड टर्मोइल्स ऑफ द न्यू लाइफ। 1 से 6 महीने के अंदर इसमें एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए, हो जाता है यूजुअली। Then comes the most important phase where the mental well-being, the mental, challenges are more. The mental well-being is very much disturbed. That is the transition phase. Transition phase में emotionally you are very weak, and then you have to deal with all the mental issues, health problems, everything. You have to work on your mental well-being. 1 साल लग जाता है इन चीज़ों से बाहर निकलने में करीब। And then the rebuilding phase is again, आपको 1 साल, 2 साल, 2 से ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो डाइवोर्स जो होता है ना, वो होने में जितना टाइम नहीं लगता उससे ज़्यादा डिवोर्स के बाद अपनी लाइफ को बिल्डअप करने में, इमोशनल रिकवरी होने में टाइम लगता है, मेंटली रिकवर होने में टाइम लगता है, मेंटल वेलबींग को डेवलप होने में टाइम लगता है। सो घर वालों को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता इन चीज़ों से निकलना। सो उनको टाइम दीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। सर्वाइवल से थ्राइविंग की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत एनालाइज करना पड़ता है।
एंड अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकें, जो भी आपके साथ हुआ या जो भी आपने फेस किया उसको अप्रिशिएट करिए कि आपने स्ट्रांग होकर के उस चीज़ को फेस किया। जितना हो सके अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करिए, मेंटल डेवलपमेंट कीजिए, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, जितना मेंटल स्ट्रेंथ हो सके उतना कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। बाय बाय।